Hello future assistant professor and JRF achievers. Welcome back to our channel. मैं हूँ डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी हम स्टडी कर रहे हैं हमारा टॉपिक जो कि हमने स्टार्ट किया था हमारी सीरीज़ 40 डेज फाउंडेशन मैराथन सीरीज़ बेस्ड ऑन यूजीसी नेट कॉमर्स 2026। तो हम वही सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स और आज हम स्टडी कर रहे हैं पेपर 2 का डे 4 और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लगातार इस मैराथन सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो कॉमर्स पेपर 2 में स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लियरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिर्फ रटाफिकेशन करने से या फिर किसी भी चीज़ को रट लेने से आपके मार्क्स नहीं आते हैं, बल्कि कॉन्सेप्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग ही आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करती है। इसी मोटिव के साथ हम हमारी 40 डेज फाउंडेशन मैराथन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे हर एक टॉपिक को एक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयार करेंगे। डे 1, डे 2, डे 3 की जो हमने वीडियोस बनाई थी उसमें हमने इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझा था और आज की डे 4 की क्लास में भी हम उसी मोमेंटम को यूज़ करते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच है उन कॉन्सेप्ट पे हम कैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना है, आज हम उसी पर फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना कि स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स ही बिग रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रोज़ एक एक दिन करके तैयारी करते रहेंगे तो एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही कंसिस्टेंट होकर आपको अपनी स्टडीज़ करनी है। बस अब आपको अपने साथ एक फोकस करना है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं मानती हूँ कि पिछले 2 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, कुछ किसी रीज़न में थी, किसी काम में बहुत ज़्यादा स्टक हो गई थी, तो उसके लिए मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा सॉरी बोलना चाहूँगी। आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि मैंने आपके इतने पीक टाइम पे आपका टाइम थोड़ा सा यहाँ पर मेरी वजह से लापरवाही हो गई, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अब से हमारी ऐसी कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी। हम अपनी कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारा जो फ्लो है उसको ब्रेक नहीं होने देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम अपना पावरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है स्टूडेंट? आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा आरटीआई एक्ट क्या होता है। आरटीआई की बात करें तो इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। यही आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं द आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 13 अक्टूबर 2005। यहाँ पर डेट में प्रॉब्लम मिस्टेक, ये गलत है, ये हुआ था हमारा 12 अक्टूबर को, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी बोथ गवर्नमेंट एंड पब्लिक। यहाँ पर भी एक छोटी सी मिस्टेक है स्टूडेंट। क्या मिस्टेक है कि जो हमारा आरटीआई है उसमें हम पब्लिक अथॉरिटी से ले सकते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तो हम हमारी आरटीआई अपील कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम आरटीआई की अपील नहीं कर सकते हैं अनलेस उन्होंने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना की हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिप्लाई फॉर इंफॉर्मेशन आस्क्ड कैन बी गिवन विद इन 30 डेज। ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने जो भी
अप्लाई किया है, जिस भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी होती है। There is a nominal application fee that are need to pay to get information under the RTI application। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप किसी भी RTI इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक छोटी सी अमाउंट पे करनी होती है। नेक्स्ट आता है, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट हैज़ टू पे ₹10 पर पेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर फिर से एक छोटी सी मिस्टेक है, क्या 10 रुपये नहीं है, 2 रुपये है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये पर पेज आपको इंफॉर्मेशन के पे करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। और स्टूडेंट आपको पता होगा कि हमें इस क्वेश्चन में सही नहीं बल्कि गलत बताने हैं। तो गलत कौन कौन है आपके, 1, 2 एंड 5, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of the following which are not the features of GST 2017 in India? स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा GST होता क्या है। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले टैक्सेस की, तो जो आपके टैक्सेस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस कौन सा होता है स्टूडेंट, जिनका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं बर्डन कैन बी शिफ्टेड। अब इन दोनों में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो गया कि मैंने कोई इनकम अर्न करी है, अब उस पर मैं ही लायबल हूँ टैक्स पे करने की, कोई और उस मेरी इनकम पर टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। तो जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है उसमें हमारा क्या हो जाता है, बर्डन जो है वो हम किसी और व्यक्ति पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ये होता है जनरली हमारा कोई भी सेल या परचेज करने पर। अब मैंने सेल या परचेज मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग या कोई कंपनी रन कर रही हूँ, मैंने जो प्रॉफिट अर्न किया है उस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, उस पर मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही हूँ। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं क्या उस पर आप अपना GST पे नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा शॉपकीपर है वो अपनी जो आपका ऑनर है कंपनी का, वो अपना जो टैक्स बर्डन है वो किस पर शिफ्ट कर देता है, कस्टमर पर शिफ्ट कर देता है, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो फिर वो क्या करता है, कस्टमर से अपना टैक्स कलेक्ट करता है, उसके बाद वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्ट में हमारा जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स आपके 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आपका होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है आपका वेल्थ टैक्स। सबसे पहले बात करें अगर इनकम टैक्स की स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि हमने जैसे लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि इनकम टैक्स जो भी हम कैलकुलेट करते हैं तो वो उसमें हम हमारी इनकम को देखने के लिए 5 हेड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज, कि आपने जहाँ पर काम किया वहाँ से आपको कितनी सैलरीज मिली है। उसके बाद होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे चढ़ाया है तो उससे अगर आपको रेंट या रेवेन्यू कोई जनरेट हो रहा है तो वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल गेन, अगर आपने किसी भी अपनी कैपिटल एसेट को बेचकर कोई अर्न किया है प्रॉफिट, ठीक है, कोई भी कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है, कैपिटल प्रॉफिट अगर आपको हुआ है तो उस पर आप अपना टैक्स पे करते हैं, कैपिटल गेन है। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपका बिजनेस है या आप किसी भी प्रोफेशन के अंडर है तो वहाँ से जो आपकी इनकम हो रही है वो आपका आता है PGBP में। और लास्ट आपका होता है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में क्या आता है स्टूडेंट, पहली चीज़ तो जो इन चारों हेड में नहीं आ रही वो सारी इनकम वहाँ आ जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर आप किसी भी ऐसी सोर्स से इनकम अर्न कर रहे हैं जो हमारे इन 4 हेड्स में नहीं आ रहे हैं, जैसे विनिंग लॉटरी, ठीक है, अगर आपने कोई भी लॉटरी गेन की या फिर किसी आप क्विज में चले गए वहाँ से आपको हुआ या आपको किसी ने गिफ्ट कर दी कोई बड़ी चीज़, तो ये सब कुछ आपका किस में आता है, अदर सोर्सेज में आता है। तो एक बात बताइए स्टूडेंट, अब वहाँ पे इनकम मैं अर्न कर रही हूँ, ठीक है, तो उस पर भी टैक्स मुझे ही पे करना होगा ना,
मेरा कोई सगा साथी तो नहीं करेगा ना, तो उसके क्या हो जाएगा, इसलिए इनकम टैक्स हमारी क्या होती है, इसका बर्डन भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेल्थ टैक्स की। तो वेल्थ टैक्स हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट, अब मेरे नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी वॉट एवर इट इज़, चाहे वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी हो, चाहे वो मेरी कोई बिजनेस प्रॉपर्टी हो, वॉट एवर इट इज़, तो उस पर टैक्स पे करने का लायबिलिटी किसकी है, मेरी है, ठीक है। वेल्थ टैक्स यानी कि अगर मेरी किसी भी वेल्थ पे टैक्स लगाया जा रहा है तो आई एम द वन हु इज लायबल टू पे टैक्स ऑन दैट, ठीक है। तो ये हमारे दोनों टैक्स होते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिस पे बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका जीएसटी और एक होता है आपका कस्टम ड्यूटी, ठीक है स्टूडेंट। हम यहाँ पे बात करें तो ये एक आपकी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, ठीक है। अगर आप इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर सेल या परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपको जो टैक्स पे करना होगा दैट्स कॉल्ड जीएसटी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोडक्शन और सेल की बात होती है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है। ट्रेड सेल ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी यहाँ पर आप अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं अब हमारे जीएसटी की। तो जीएसटी आपका क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट सेल या परचेज कर रहे होते हैं विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, तो उस पर हम क्या पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर तो हमारा प्रोडक्शन तो हो रहा है हमारा अंदर, लेकिन उसको सेल किया जा रहा है बाहर, तो उस पर आप क्या पे करेंगे, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। जब भी इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी को हम ब्रेक करके बाहर जाते हैं तो उस पर हमें टैक्स के फॉर्म में क्या पे करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी को पे करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है, जो जीएसटी है हमारी वो किस पर पे की जाती है, जो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि हमें क्या नहीं बताना है, नॉट द फीचर, ठीक है, जो उसका फीचर नहीं है, तो ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाता है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रेदर देन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन। ये आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है स्टूडेंट, जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी में अब आपको पता होगा कि हमारे जीएसटी की दो फॉर्म लेकर चलते हैं। सबसे पहले सीजीएसटी और आईजीएसटी, सॉरी एसजीएसटी, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने आईजीएसटी ले लीजिए, अगर यहाँ पे आपने यूपी में कोई प्रोडक्शन किया और उसको आप सेल कर रहे हैं हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में आप उसको सेल कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, और आपका जो जीएसटी रेट है वो 18% है, ठीक है। तो यहाँ पर जी जो हमारा रेट होता है 9% हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब एक बात बताइए, ये जो शेयर है ये किसके पास जाएगा, ये तो हमारा चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है। अब लेकिन ये जो आपका 9% शेयर है ये कौन से स्टेट के पास जाएगा, यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा या हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंजप्शन, कि हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसका कंजप्शन कौन से स्टेट में हो रहा है, ठीक है। तो कंजप्शन यहाँ पे कहाँ हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, यहाँ पर हमारा कंजप्शन बेस्ड देखा जा रहा है, ना कि ओरिजिन बेस्ड। ये नहीं देखा जा रहा है कि कहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, बल्कि क्या देखा जा रहा है कि कहाँ पर उसका कंजप्शन किया गया है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाईज एंड वुड बी सब्जेक्ट टू आईजीएसटी इन एडिशन टू एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज। बिल्कुल यही बात मैंने भी आपको समझाई है कि जब भी हम हमारी इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम हमारा आईजीएसटी को एडिशन कर देते हैं टू एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज। ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है इट इज अ ड्यूअल टैक्सेशन विद सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिवाइंग इट ऑन अ कॉमन बेस, सेम एज विद दिस। यहाँ पर भी हमारा क्या है, ड्यूअल टैक्सेशन चलता है, जैसे मैंने आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी का बताया है। नेक्स्ट है जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल द गुड्स विदाउट एनी एग्जेम्पशन। स्टूडेंट्स ये आपका स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि जीएसटी आपने देखा होगा कि कुछ एरियाज आपके ऐसे हैं जिनमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, जहाँ पर आपका 0% टैक्स स्लैब है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये तो आपकी एग्जाम्पशन आ गई ना, तो ये क्या है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो अप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज में, वो विद एग्जाम्पशंस हो रही है, विदाउट एग्जाम्पशंस नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 5, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिडक्शन अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू वेरियस प्रोविडेंट फंड्स इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखा जा रहा है कि आपके जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें डिडक्शन आपको कैसे मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा स्टूडेंट, अगर आपने इनकम टैक्स में सैलरी का चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड अप टू 12% ऑफ सैलरीज। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने देखा भी था ना कि अगर कोई हमारा एम्प्लॉयर 40% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसमें हम 12% माइनस करके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा टैक्सेबल कितना हो जाता है, 2% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जो हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो एग्जेम्प्ट नहीं होता है स्टूडेंट, वो टैक्सेबल होता है। तो इसके साथ ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पब्लिक फंड। ये स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स। क्यों? सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर होता है, अब जो आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो एक पर्सनल फंड होता है। ठीक है, उसमें एम्प्लॉय खुद अपना कंट्रीब्यूट करता है, उसमें एम्प्लॉयर का कोई भी रोल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। नेक्स्ट आता है, डिडक्शन अंडर 80C इज अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पर भी एक गलत है। क्या गलत है कि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को नहीं देखता है, बल्कि ये हमारे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को देखता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80C की, तो वहाँ पर हम हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में। तो इसके साथ ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो आपके यहाँ पर सही कौन कौन से हो जाते हैं, फर्स्ट एंड 3, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिसअलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बात की जा रही है आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस की। स्टूडेंट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जनरली अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पर सारे एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, वेदर दे आर रिलेटेड टू द बिजनेस और नॉट। ठीक है, अगर हमारे पर्सनल होता है तो उसको हम ड्राइंग करके डाल देते हैं, लेकिन हम उसको चार्ज ज़रूर करते हैं। लेकिन जब हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी डिसअलाउड इनकम होती है, यानी कि नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उसको हम यहाँ पर डिसअलाउड करके ऐड कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे बताना है कि हमारी ऐसी कौन से एक्सपेंसेस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट हो रहे हैं, लेकिन जब बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको हम डिसअलाउड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे आप पहले है आपका जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस तो देखिए सबसे पहले इंक्लूड होते हैं, तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल है तो ये बिजनेस नॉन बिजनेस एक्टिविटी होती है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा डिसअलाउड इनकम हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर अदर हेड ऑफ इनकम। अब एक बात बताइए, अगर अदर हेड में आ रहा है तो फिर बिजनेस इनकम में आएगा ही नहीं, और बिजनेस इनकम में अगर आ रहा है तो किसी और में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर डिसअलाउड ही होगा। नेक्स्ट आता है चैरिटीज एंड डोनेशन। चैरिटीज एंड डोनेशन स्टूडेंट्स ये हमारे ओनर के हाथ में होता है, ओनर बिजनेस एक्टिविटी से अलग होकर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डिसअलाउड होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 3 एंड 4, दैट इज B will be the right answer for this particular question. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ऑथर बताए गए हैं ट्रेड थियोरी के, और साथ साथ आपको थियोरी के नाम दिए गए हैं सॉरी। तो यहाँ पर आपको इनको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियोरी, इसको हमें किसने दिया था, रेमंड वर्नर ने दिया था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सबको पता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे हैक्सर ऑयलिन की, तो इन्होंने हमें दिया है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। एडम स्मिथ ने हमें दी है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, एंड लास्ट आपके स्टीफन लिंडर ने आपको दी है कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। ठीक है, तो इसके साथ आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, यानी कि ए का बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टूडेंट,
जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन चूज करने होंगे तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि अगर आपको एक का भी आंसर सही पता है तो एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपका इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि मिस्टेक्स होने के बहुत कम चांसेस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर कुछ एनालिसिस बताए हैं और साथ साथ उनके बारे में बताया गया है, तो अब हमें उन्हें मैच करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लानिंग की बात की जा रही है। प्लानिंग कौन करता है, प्लानिंग करता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट लेवल पे प्लानिंग होती है। अब मैनेजमेंट लेवल पे जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो मैनेजमेंट लेवल पे एनालिसिस कौन सा किया जाता है, रेशियो एनालिसिस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि सी का आपका 1 चलेगा। सी का 1 आपका या तो ये है या फिर ये है, यानी कि बी और डी तो आपका यहाँ पर कट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपका, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, सब जानते हैं वाली चीज़, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो यहाँ पर बी का क्या ऑप्शन हो जाता है 2, तो बी का 2 है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर कट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आप एक और बार देख लेते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है आपका, कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्री, और साथ साथ आपका लास्ट आता है जस्ट इन टाइम, यानी कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि सारे क्वेश्चन को अप्लाई कैसे करना है अगर हमें सभी के आंसर पता है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है या किसी टेबल को हम मैच नहीं कर पा रहे हैं तो हमें एक्सेप्शन मेथड कौन सा लगाना है, एलिमिनेटिंग मेथड कौन सा लगाना है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी कुछ मार्केट फॉर्म्स आपको दी गई हैं और उनके बेसिस पे आपको उनके सेलिंग कॉस्ट को डिसाइड करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट परफेक्ट कंपटीशन, अब परफेक्ट कंपटीशन की फीचर आप जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। अब जब बहुत सारे बायर्स हैं आपके और बहुत सारे सेलर्स हैं तो एक बात बताइए कैसे हम एक ही पर्टिकुलर सेलर को, बायर को अपने पास इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक दुकान मतलब एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारे आपके जो है राशन के दुकानदार खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, उससे हम अपना राशन भरवा रहे हैं, भले ही वो राशन कैसा भी दे रहा हो। क्यों? क्योंकि उसने हमारे बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट किया हुआ है, इन्फ्लुएंस किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हम इन्फ्लुएंस करते हैं बायर बिहेवियर को। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का ऑप्शन क्या आ जाता है 2, यानी कि आपका ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। देखिए सिर्फ और सिर्फ एक को आपने सही लगाया और उसके बाद पूरा आंसर निकल के आ गया, लास्ट आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलिए लेकिन हम फिर भी देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली में हम क्या करते हैं, हम सिंपल अपनी सर्वाइवल को सस्टेन करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सस्टेन सर्वाइवल ऑफ फर्म। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपने मार्केट साइज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में हम क्या करते हैं, इंटीमेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, हमारी जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस अवेलेबल है उसको इंटीमेट करते हैं, उनको हम पॉपुलर बनाते हैं, लोगों में ज़्यादा उसको जागरूकता करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दी गई है लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमारी डिडक्शंस हैं जो हमें ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हुए कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, तो हमें इन्हें मैच करना है उनके टाइप के अकॉर्डिंग कि किस के अंडर हमारी कौन सी डिडक्शन आती है, ये किस डिडक्शन में हमारा क्या एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। अगर यहाँ पे बात की जा रही है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है, अगर हाँ आपने कंट्रीब्यूट किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, ध्यान दीजिएगा, अगर कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट किया है, कंपनी ने किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रूल जाएगा दैट इज ATGGC, ठीक है। यहीं पे अगर कोई पर्सन हमारा पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पर्सन पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इट विल बी GGB, ठीक है। और वहीं पे अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में तो इट्स ATGGA, ठीक है। ये स्टूडेंट्स बहुत इंटर रिलेटेड है लेकिन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो इसमें से आपको 1 या 2 याद कर लीजिए, तीसरा उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ATGG। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर कोई भी रेंट पेड करने में अगर आपको कोई भी डिडक्शन मिलती है तो वो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 4 यानी कि ये वाला कट हो गया है,
उसके बाद आता है आपका 2 का 3, 2 का B का 3, 3 यानी कि ये वाला कट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका C का 2, C का 2, 2 यानी कि ये वाला कट हो जाता है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका अरेंज द फॉलोइंग लीगल एनैक्टमेंट्स इन इंडिया टू इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। हम यहाँ पर क्या देखना है, जो सबसे पहले आया है उसको हमें सबसे पहले लगाना है, ठीक है, और उसके बाद जो बाद में आया उसको लास्ट में लगाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले आपका देखा जाए तो फर्स्ट है आपका द माइंस एक्ट। तो माइंस एक्ट आपका कब हुआ था, 1952 में ये हमारा एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट की। तो मिनिमम वेजेस एक्ट आपका आया था 1948 में। उसके बाद बात की जा रही है द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ग्रेचुइटी एक्ट जो आपका आया था वो आया था 1972 में। उसके बाद बात की जा रही है आपके चाइल्ड लेबर की। तो चाइल्ड लेबर आपका आया था 1986 में। उसके बाद लास्ट आपका है अप्रेंटिस एक्ट यानी कि 1961। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आपका क्या आया। सबसे पहले क्या है इसमें 1948, दैट मीन्स आपका मिनिमम वेज एक्ट। तो आपका सीक्वेंस स्टार्ट हुई है 2 से। 2 के बाद आपका क्या है 1948 के बाद आपका आया है 1952, दैट मीन्स 1। उसके बाद है आपका 1952 के बाद 1961 अप्रेंटिस एक्ट यानी कि 5। उसके बाद आपका 1961 के बाद आया है 1972 दैट मीन्स पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। और लास्ट आपका है चाइल्ड लेबर यानी कि ऑप्शन 4। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही सीक्वेंस 21534, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, अरेंज इन द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपनी डिसीजन किस सीक्वेंस में लेना है वो हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या है, मेकिंग ऑफ फोरकास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर्स, कंसिडरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ फोरकास्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अब मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले आप किस चीज़ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, हमारी की फैक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना, आपके जो की फैक्टर्स है सबसे पहले तो आप उनको देखेंगे कि कौन से वाला सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फोरकास्ट करेंगे, ठीक है, मेकिंग फोरकास्ट करेंगे यानी कि पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग करना स्टार्ट करेंगे। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करना होता है, सिंपल। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे ऑल्टरनेटिव जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्लानिंग के लिए हम उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमारे की फैक्टर्स ले लिए, उसके बाद हमने प्लानिंग स्टार्ट की। प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, हमारे ऑल्टरनेट प्लान्स को भी देखते हैं, तो यहाँ पर हमने उनको भी ले लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स देखते हैं यानी कि हम अपने सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके देखते हैं, और लास्ट हम क्या करते हैं, उन सभी कॉम्बिनेशंस का बजट रेडी करते हैं। तो यहाँ पर आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी 2 1 3 5 4। सॉरी ये वाला रिवर्स लिख दिया है मैंने, 5 and 4, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बात की जा रही है स्टूडेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा रिजिड जिसकी है वो आपको पहले लगाना है, फिर उसके बाद जिसकी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती जाएगी वो आपको उसके बाद लगाना है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट हमारे कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो होमोजीनियस आपके वो वाले प्रोडक्ट हो जाएंगे जो आपके सेम मतलब आपके प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे हमारा होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात क्या हो गई, होमोजीनियस प्रोडक्ट ऐसे हो जाएंगे जो एक दूसरे के जैसे तो होते हैं लेकिन फिर भी अलग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात कर लें किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे कोई भी कार, ठीक है, कार क्या है, सब एक जैसी तो लगती है, बस ब्रांड्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आ गया तो हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यिप्पी और मैगी, यिप्पी और मैगी दोनों ही हमें नूडल्स का सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है, क्रेविंग को ख़त्म करते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैगी के प्राइस बढ़ गए हैं
ठीक है, मेरे पास 10 रुपये ही हैं, मुझे मैगी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये पे ले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ये होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद क्या है, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपके कौन से होते हैं, जिनमें ये ब्रांड का खेल होता है सारा। ठीक है, ब्रांड डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे। अगर एक ब्रांड हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है तो हम दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर लिवाइस ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया तो हम वो मोंटो कार्लो खरीद लेंगे। ठीक है, ब्रांड ही तो चाहिए ना, कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं। उसके बाद आता है नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, अब जिसकी ज़रूरत है, जैसे सॉल्ट। अब एक बात बताइए, अगर सॉल्ट थोड़ा सस्ता हो गया तो क्या मैं सब्जी में 2 चम्मच डालना शुरू कर दूँगी, या फिर अगर महंगा हो गया तो आधा चम्मच डलेगा, नहीं ना। अब जितने की रिक्वायरमेंट है नमक तो उतना ही डलेगा ना। तो ये है नेसेसिटीज़ गुड्स, कि जिसकी प्राइस के चेंज होने से हमारी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट होता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिनकी परचेज को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कार। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, हम यहाँ पे कार लेकर चल देते हैं। कार कैसे, अब इस वक्त पेट्रोल के प्राइसेस थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हमारा जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा इकोनॉमी में डिस्टर्ब चल रहा है। अब हमारे हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने हमारे मोदी जी ने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग को अवॉइड करें, पेट्रोल को सेव करें। तो स्टूडेंट प्लीज़ उनकी बात मानिए, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं और वो हमें जो भी गाइड करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि अगर उन्होंने इस वक्त पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम कार को परचेज करना थोड़ा सा रोक देंगे। क्यों, चलो भाई अभी पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, हम कुछ टाइम के बाद खरीद लेंगे। तो इसके में क्या है, यहाँ पर हम इसकी परचेज को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनकी सीक्वेंस को सेट करें तो एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा रिजिट किसकी है, नेसेसिटीज गुड्स की। ठीक है, उसके बाद किस में ज़्यादा चांसेस है, होमोजीनियस प्रोडक्ट की। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैंने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो वो तो सीधा, अब यहाँ पे क्या है, टूथपेस्ट हम खरीद रहे हैं, अगर कोलगेट के प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं तो हम पेस्टोडेंट ले लेंगे, नहीं तो बोबोल ले लेंगे, नहीं तो दंत कांति ले लेंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ क्या, ये हो गया आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट। उसके सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वो हो गया। यहाँ नेसेसिटी गुड के बाद हम क्या लेंगे, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि जो हमारा ब्रांड होता है कि अगर एक ब्रांड एक्सपेंसिव हो गया तो दूसरे ब्रांड पे यहाँ पे हम शिफ्ट कर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं ड्यूरेबल गुड्स की। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट अगर हम अभी नहीं खरीद सकते तो बाद में खरीद लेंगे, यानी कि प्राइस बढ़ने से हमारी उस पर फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद लास्ट आता है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि अगर हमारा एक प्रोडक्ट नहीं हुआ तो हम दूसरा प्रोडक्ट इजीली खरीद लेंगे। तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटीज की वजह से जो आपका इसका सीक्वेंस बनेगा दैट इज 3 to 4 1। नेक्स्ट आता है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंसिंग चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये आपकी क्या कहती है स्टूडेंट, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी आपकी बताती है कि हमें अपनी इक्विटी को मेंटेन करके रखना है, यानी कि ऑनरशिप को अपने पास से नहीं जाना देना है, भले ही हमारी लिक्विडिटी जो है, हमारी डेप्ट फाइनेंसिंग जो है वो इंक्रीज क्यों ना हो जाए। ठीक है, हमें यहाँ पर अपनी इक्विटी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। इक्विटी का मतलब क्या है कि आपको अपने शेयर्स जल्दी से इशू नहीं करने हैं, बाद में मतलब एक सेकेंडरी ऑप्शन रहता है। प्रायोरिटी यहाँ पर हम अपनी डेप्ट को रखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग। बिल्कुल सही बात है, जो आपने अर्न किया है उसी को आप री इन्वेस्ट कर देंगे अपने बिजनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या आ जाता है 1। उसके बाद आप क्या करते हैं, न्यू इशू ऑफ इक्विटी। नहीं, पहले आप इक्विटी को इशू जल्दी से नहीं करते हैं। इशू ऑफ डेप्ट, बिल्कुल सही बात है, अगर आपको उसके बाद भी फंड की जरूरत पड़ेगी तो आप इशू ऑफ डेप्ट करेंगे। और लास्ट आपको क्या करना है, अपनी इक्विटी को इशू करना है, यानी कि आपका सीक्वेंस हो जाएगा 1 3 2, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक की अगर हम यहाँ पर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में आपको यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस सेट करनी है अपनी, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपको बजट, अपनी रिसर्च करनी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना बजट देखेंगे। अगर मैं आपको कहती हूँ जाओ जाके सर्वे करके आओ, तो आप क्या कहेंगे, ठीक है सर्वे तो मैं कर लूँगी, पहले आप मुझे बताइए मेरा बजट कितना है, कितने बजट के अंदर मुझे अपना रिसर्च करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपना बजट डिसाइड करेंगे, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग ही हम अपने रिसोर्सेज को देखेंगे, अपना
कन्वेंस देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें बजट करना है, जिसको यूज़ करते हुए हमें बजट करना है। तो बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमें फील्ड वर्क करना है, ठीक है। बजट हम ले चुके हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फील्ड वर्क चूज करेंगे कि हमें कौन से वाली फील्ड में जाके काम करना है। फिर हम फील्ड वर्क करने के बाद क्या करेंगे, अपना डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च के आउटकम्स पर आएंगे, और रिसर्च आउटकम आने के बाद हम क्या करेंगे, एक उसकी रिपोर्ट लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए दैट इज 2 4 3 5 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट कॉम्पिटिटिव पे प्लान इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट। अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस बतानी है, ठीक है। सीक्वेंस कैसे बतानी है, जिसमें आप अपना पे प्लान बना रहे हैं, यानी कि कस्टमर से मार्केट में जो आपका कॉम्पिटिटिव पे प्लान बन रहा है, मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है उसको तोड़ते हुए, इसका तोड़ निकालते हुए आपको अपना एक प्लान रेडी करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, चूज बेंचमार्क जॉब एंड सेलेक्ट कॉम्पेंसेबल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपनी बेंचमार्क जॉब को ढूंढना होगा, ठीक है। अब जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आपका नेट कल को क्लियर हो जाता है, ठीक है, बाय गॉड ग्रेस आपका नेट क्लियर हो गया, कंग्रेचुलेशंस। तो अब आपने क्या किया, अब आप मार्केट में गए जॉब करने के लिए, ठीक है। आपने वहाँ जाके सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है कि पर्टिकुलर एरिया में जॉब कौन कौन सी है, ठीक है। नेट क्वालिफाइड व्यक्ति को कितना ज़्यादा पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, अपना बेंचमार्क चूज किया और साथ साथ अपनी कॉम्पेंसेबल फैक्टर को यहाँ पर देखा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया है, उसके बाद आपने डिफाइन किया है अपना, डिफाइन ईच कॉम्पेंसेबल फैक्टर्स एंड डिटरमाइन इट्स डिग्री इन ईच जॉब। अब आपने यहाँ पे क्या कि कॉम्पेंसेबल फैक्टर्स को आपने यहाँ पे सभी को डिफाइन कर लिया है, और उसके साथ साथ आपने अपनी डिग्री देखी है अपनी जॉब की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपने अपना कॉम्पेंसेशन फैक्टर्स देख लिए, कॉम्पेंसेट फैक्टर देख लिए, अब आप उसको देखेंगे, कंपेयर करेंगे, अब होगा कंपैरिजन। तो हमारा ऑप्शन क्या चल रहा है, 1 2। उसके बाद हमने किया है कंपैरिजन, कंपैरिजन कर लिया हमने, वेज रेट क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या देखा, अब हमें अपना डेवलप करना है पे ग्रेड, कि अब मैं इतना ही लूंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं लूंगी, इससे कम नहीं तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। अब किसी कंपनी ने क्या कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000, किसी ने कहा 25,000, किसी ने कहा 40,000, ठीक है, और किसी ने कहा 45,000। तो अब एक बात बताइए, आपने अपना क्राइटेरिया जो बनाना है, अब आप किसी भी कंपनी में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू में आप क्या कहेंगे कि देखिए कम से कम तो 40,000 मुझे चाहिए, इससे कम के लिए तो मैं रेडी नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपने डेवलप कर दिया है एक पे ग्रेड का, ठीक है। और लास्ट हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश कर देते हैं एक रेट चेंजेस, कि चलो भाई 45 40 अगर हमने बोला, सामने वाले ने 35 बोल दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या किया, आपने एक्सचेंज कर लिया है, अपने एस्टैब्लिश कर लिया है पे रेट को। तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 1 2 5 4 3, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हमारी कोई नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर कोई आ जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सी होती है स्टूडेंट, लोन तो ले लिया किसी व्यक्ति ने, लेकिन अब वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स को पे नहीं कर पा रहा है, और बहुत लंबे समय तक नहीं कर पा रहा है, और हम उसको ट्रैक भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो है कहाँ पर, ठीक है। या फिर हम उसको ट्रैक भी कर पा रहे हैं, उससे नेगोशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस केस में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, यहाँ पे सबसे पहले इन सबके सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले आपका कॉर्पोरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग, ये जो है आपका, ये कब आया था, ठीक है, ये आया था आपका 2001। उसके बाद है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, ये तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। उसके बाद है द डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। डेब्ट रिकवरी अगर ट्राइब्यूनल्स की बात करें हम, तो ये आया था आपका 1993 में। नेक्स्ट है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये आपका आया था 2000 में। और लास्ट आपका जो सरफेसी एक्ट है, ये आया था आपका 2002 में। अब हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे पहले हुआ था उसको सबसे पहले लगाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, डेब्ट रिकवरी
ट्राइब्यूनल से आया था, यानी कि ऑप्शन 3। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद आपका जस्ट आफ्टर दैट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसके बाद 2000 के बाद आया था 2001 यानी कि कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका सरफेसी एक्ट से पहले यहाँ पर आता है कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, ठीक है, यानी कि सबसे उसके बाद आपका क्या जाता है कॉम्प्रोमाइज, और लास्ट आपका आता है सरफेसी एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर सीक्वेंस हो जाती है 3 4 1 2 5, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपने मार्केट प्रोसेस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। मार्केट प्रोसेस कैसा, जहाँ पर हम हमारे कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रल मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी, अंडरस्टैंड द मार्केट रेट एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। देखिए बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट प्लेस को, जिस मार्केट प्लेस में मुझे रिसर्च करनी है, और उसके बाद देखेंगे कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये वाला आपका सबसे पहला स्टेप होगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एंगेज कस्टमर्स, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, नहीं, उसके बाद रिलेशनशिप एकदम से नहीं बनता है। उसके बाद डिजाइन अ कस्टमर वैल्यू ड्राइवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही बात है। अब आपको कस्टमर की नीड का पता चल गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बिल्ड हुई है, स्ट्रैटेजी बिल्ड हो चुकी है आपकी। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप अपने क्या करेंगे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, उसके अंदर कैसे ट्रस्ट बिल्ड करना है, उस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड बनाया जा रहा है कस्टमर के अंदर, कस्टमर को एंगेज किया जा रहा है, रिलेशनशिप मेंटेन किया जा रहा है, और कस्टमर में डिलाइट क्रिएट कर रहा है, कस्टमर डिलाइट, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट से प्यार करना शुरू कर दें। और लास्ट हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारा कस्टमर से कितना प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, साथ साथ कस्टमर हमारा कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, हम उस चीज़ को देखते हैं, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस हो गई है, दैट इज 3 5 1 4 2, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इम्प्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपके पास ऑफर आएगा, बिल्कुल सही बात है। बिना ऑफर के तो आप क्या ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ऑफर होगा, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, तो उसके बाद क्या होगा, पहले आपने ऑफर आपके पास आया, अब आपको क्या करना है, उसका एक्सेप्ट करना है, यानी कि एक्सेप्टेंस होगी। एक्सेप्टेंस होने के बाद क्या होगी आपकी, अब आप एक प्रॉमिस करेंगे कि नहीं नहीं पक्का मैं आपके साथ ये वाला काम करूंगा। प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस के साथ क्या होगा, एक अग्रीमेंट बनाया जाएगा आप दोनों के बीच में, लीगल अग्रीमेंट, कि अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो आपको फिर ये वाला भुगतान करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में बिल्ड हो जाता है। तो ये आपकी एक प्रॉपर सीक्वेंस रहती है, दैट इज 1 5 3 4 2, 1 5 3 4 2, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है। ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस की हम आपको कंप्लीट वीडियो बताएंगे जब आप इस वाली मतलब ये वाला एग्जाम कर देंगे। उसके बाद हम हमारी प्रॉपर एक सीक्वेंस रेडी करेंगे, यानी कि टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज हम अपनी सारी वीडियोस को अपलोड करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको इन डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, शॉर्ट टाइम है हमारे पास अभी, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें अगर ई फाइलिंग कर रहे हैं तो उसकी सीक्वेंस हमारी क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। रजिस्टर होने के बाद तुरंत बाद हम अपने आप को लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम डाउनलोड करते हैं जो हमारा रिटर्न प्रिपेयर हुआ है उसको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न होता है उसको हम फाइल करना शुरू कर देते हैं, यानी कि ई फाइलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में आपको मिलता है एक वेरिफिकेशन कोड,
उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स ये जो आज हमने अपना प्रॉपर सीक्वेंस को यूज़ किया है, जो हमने आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वो सब आपको हेल्पफुल लगे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि हम जो आपके कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं वो आपके लिए थोड़े से भी वर्थफुल हो रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जितने क्लियर होंगे उतना ही आपका जो टारगेट है वो उतना ज़्यादा, आप उतनी ज़्यादा अपने टारगेट के नज़दीक होते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा आपका टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स कभी भी रट्टाफिकेशन पे फोकस मत कीजिए, मैं आपको बार बार यही वाली बात बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बात बताइए, नेट कभी भी अपने क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता है, ये तो बात आप जानते हैं, लेकिन वो पैटर्न को नहीं छोड़ता है, पैटर्न वही फॉलो करता है लेकिन अपने क्वेश्चंस को चेंज करता रहता है। तो आपको फोकस किस पे करना है? फोकस करना है आपको उनके पैटर्न पे, क्वेश्चंस पे नहीं। क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, अभी रट्टाफिकेशन करके एक लेंगे, भाई इस वाले ऑप्शन का आंसर ये है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो ऑप्शन का आंसर क्यों लगा है, क्या कारण है वो आपके सही आंसर होने का। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि हम आपके उस चीज़ में थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।